नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। 20 जून को चुनाव आयोग ने असम में परिसीमन के लिए एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया। ड्राफ्ट में सीटों में बदलाव और आरक्षण की जानकारी दी गई है। मसौदा प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए आयोग ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से आपत्तियों और सुझावों के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया है। 11 जुलाई के बाद आयोग की टीम लोगों की राय लेने के लिए एक बार फिर असम का दौरा करेगी। इस मसौदे का विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है, जबकि भाजपा और असम गण परिषद जैसी पार्टियों का कहना है कि इससे मूल निवासियों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। मोटे तौर पर परिसीमन मसौदे में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या पहले जितनी ही है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या जहां पहले 16 थी, वहीं नए मसौदे में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या बढ़ाकर 19 की गई है। अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 करने का प्रस्ताव है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों को स्वायत्त शासित जिलों के भीतर लाया गया है, तो कुछ क्षेत्रों को विधानसभा और लोकसभा सीटों के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया है। पुनर्निर्धारण करने से किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा, आज इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और महासचिव अपूर्व भट्टाचार्य, एआईयूडीएफ के प्रवक्ता चंपक कलिता, भाजपा नेता विजय कुमार गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल वो नहीं हमसे जुड़ पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनको जोड़ने के लिए, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंपक कलिता, जो एआईयूडीएफ के प्रवक्ता हैं। चंपक कलिता, लगातार इसका विरोध आपकी पार्टी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने ये काम किया है, ये ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि ये अभी अंतिम नहीं है, इस पर राय ली जाएगी, विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही अंतिम कोई राय बनेगी। लेकिन फिलहाल जो आपकी आपत्ति है वो क्या है, किस पर आप आपत्ति कर रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में पहले भी आपके साथ हम लोगों ने कई मर्तबा गुफ्तगू किया है। तो बेसिकली एआईयूडीएफ का कहना है कि 2026 में ऑल इंडिया में परिसीमन होगा और वहाँ कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ेगी, जो आसाम में भी बढ़ेगी और मुख्तलिफ सूबे में भी बढ़ेगी। और इसीलिए अगर 50 साल से 52 साल से जो चीज़ रुकी हुई है, वो अगर हम 2 साल रुकते तो हम लोग को ऑल इंडिया के साथ परिसीमन होता और कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ जाती। लेकिन उसको नहीं करते हुए ज़बरदस्ती कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपल्सन नहीं था, तब भी ये गवर्नमेंट करना चाह रही है, चुनाव आयोग करना चाह रही है। और ऑलरेडी जो ड्राफ्ट आया है, इसको देख के ये लगता है कि भारत, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का सबसे ज़रूरी जो इदारा है वो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो ड्राफ्ट है, इस पे जब 50 साल 70 साल 100 साल बाद जब स्टडी होगा, इस पे रिसर्च होगा, तो इतनी एक ज़रूरी इदारे ने अपने आप को सरेंडर किया किसी तंजीम का इंटरेस्ट के लिए, किसी शख्स का इंटरेस्ट के लिए। इसीलिए मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो मनफी तासुरात है, ये सारा इंडिया में भी जाएगा और सारा दुनिया में जाएगा। और स्पेशली ये जो इलेक्शन कमीशन किसी के इशारे पे ये कर रहा है, ये जमहूरियत के लिए खतरा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी आप देखो जो उनके गाइडलाइन में है, वो गाइडलाइन को भी उन्होंने एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया। अभी कई जगह में पॉपुलेशन 1000 का डिफरेंस है, कंस्टिट्यूएंसी एक कम हो गया। कहीं एक सेम चीज़ है, वहाँ कंस्टिट्यूएंसी 2 बढ़ गया। तो अभी बराक वैली में कंस्टिट्यूएंसी कम हो गया, बरपेटा में कंस्टिट्यूएंसी कम हो गया। लेकिन वहाँ तो 2001 से पहले 1971 और 2001 का बीच में पॉपुलेशन बढ़ा है, तो वहाँ कंस्टिट्यूएंसी कैसे कम हो गया? तो ये एक बीजेपी अपना इशारे से चीफ इलेक्शन कमीशन से काम ले रही है, जो जमहूरियत के लिए खतरा है। और जो छोटे बच्चे का जिद होता है,
वो जीत का जैसा काम हुआ है, कोई इतना बड़ा रिसर्च, ज्योग्राफिकल सर्वे, ये सबको नज़रअंदाज करते हुए, और सबसे बड़ी बात 2011 का जो आदमशुमारी है उसको नज़रअंदाज करते हुए जो किया है, इसका पहले भी हम लोग विरोध करते हैं, अब भी विरोध करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़ना है तो AIUDF इसके लिए तैयार है। जी, अपूर्व भट्टाचार्य हमसे जुड़े हुए हैं। अपूर्व जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, हमारा सवाल यही था कि आप जो इस पर आपत्ति कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पर जो आपत्ति है, क्या आप पूरी तरह से नहीं चाहते हैं आप डिलिमिटेशन हो, या आपको कुछ बात पर आपत्ति है, वो क्या है? देखिए, ये तो सवाल ही नहीं है कि हम डिलिमिटेशन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बोल के जब हम सत्ता पे थे तो सन 2007 में हमने डिलिमिटेशन के लिए हमारी प्रयास हमने शुरू किया था, लेकिन उस समय असम के आज की जो सत्ताधारी भाजपा और कोई हमारे जो राज्य की मुखिया संगठन है, उन लोगों ने कहा कि इस वोटर तालिका पर कोई भी डिलिमिटेशन हम नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस वोटर लिस्ट में काफी बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम है, और जिस वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों का नाम है, तो इस वोटर लिस्ट के आधार पर कोई भी डिलिमिटेशन हमारे स्टेट के लिए हम नहीं चाहते हैं। दूसरा बात है कि आज तक NRC अपडेट नहीं हुआ है, तो इसमें भी हमारा विरोध है कि पहले वोटर तालिका को सुधरा जाए, उसके बाद NRC को अपडेट किया जाए, तभी हम डिलिमिटेशन को मानेंगे। उसी समय के मुख्यमंत्री, हमारे पूर्वी प्रयात मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी, असम की जनता की मांग को सम्मान करते हुए हमने डिलिमिटेशन को आगे नहीं बढ़ाया और बंद कर दिया। आज करीब 15 साल के बाद ये जो डिलिमिटेशन किया गया है, डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा नहीं किया गया है, ये चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की जो 8 धारा है उसके मुताबिक किया गया है, ये अधिकार है। लेकिन हमें बताइए, इस डिलिमिटेशन से किसका फायदा हुआ है? जनता का फायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ना बढ़ेगा कोई विधानसभा का सीट, ना बढ़ेगा लोकसभा की सीट, तो इससे जनता का क्या फायदा होगा? हमें जनसंख्या बढ़ गई है। सन 2000 में ये करीब 2.5 करोड़ आबादी थे, लेकिन अभी 3.3 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गया है। तो क्या हम एक ही विचारधारा से चलेंगे? हमारे परिकल्पना इस पर चलेंगे? ये जो डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट बन रखी गई है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवाइस है, इससे अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि इन लोगों ने टिप्पणी करते हैं कहा कि कांग्रेस गण शत्रु है, कांग्रेस बदन है, क्योंकि कांग्रेस ने इस डिलिमिटेशन को विरोध कर रहा है। भैया, आपने कहा था कांग्रेस मुसलमानों को कदर करता है, और कांग्रेस के जमाना में जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट बनाया गया था, उसी ड्राफ्ट में लोअर असम में सीट बढ़ने वाला है, वो हमारे आम लोगों के लिए, इंडिजिनस लोगों के लिए ये खतरा पहुंचेंगी। कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ? क्या ऊपरी असम में हमारे सीट बढ़ी है? वहां पर सीट बढ़ना तो बात छोड़ दीजिए। मैं आज 4 रोज से ऊपरी असम में मैं जनता से मिल रहा हूं, और जनता की, मैं आमगुड़ी के लोगों से मिला है। या आमगुड़ी में कोई बांग्लादेशी घुसपैठी MLA था? जी बताइए हमें पहले। जी।
तो आम गोरी हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी, इसका कोई कंटिन्यूटी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करे गया? एक रंगा नदी बोल के लखीमपुर में हमने जो इस ड्राफ्ट में नया समष्टि चुना गया, बनाया गया है, जहां पर एक भी ब्लॉक नहीं है। अरे बिना ब्लॉक से कोई समष्टि बनता है? ये पहले बताइए। और दूसरा बात है, आपने कहा था कि हमने जनजातियों को अधिकार पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि असमिया लोग, हमारे इंडिजिनस लोगों को राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो। रंजीत दास जी, सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी, परिमल शुक्ल वैद्य जी, रंजीत दत्त जी, रमेंद्र नारायण कलिता जी, कमला कलिता जी, प्रदीप हजारिका जी, क्या इन लोग भी कांग्रेस पार्टी की मेंबर थे? तो इसीलिए जी ये जो डिलिमिटेशन रखा गया है, ये आम जनता की भलाई के लिए नहीं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को सत्ता पे रहने के लिए एजेंडा है। जहां से विजय गुप्ता जी माने या ना माने, भाजपा जिस लोगों की खून और पानी से, त्याग से आज यहां पर सत्ताधारी पार्टी बना, उन लोग को हटाकर कांग्रेस के लुटेरा जो जाकर अब नया हिंदू बना है, हिंदू के नेता बनने की विजय गुप्ता जी इसका जवाब देंगे। अपूर्व जी, ये बनाया गया है। ये अपूर्व जी का कहना है कि अपने लाभ के लिए आप करवा रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम संगठन और राजनीतिक पार्टियों की राय ली गई थी जब मार्च में चुनाव आयोग की टीम यहाँ दौरे पर आई थी। इससे पहले बहुत सारे सरकार को खुले में विवृत्ति देने बोली है। जी अपूर्व जी बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, संगठन को बहुत सारे सवाल आपने किए हैं। विजय गुप्ता जी हैं, विजय गुप्ता आप जवाब दीजिए। कई सारे सवाल हैं। उन्होंने कहा कि कोई विधानसभा सीट नहीं बढ़ी, लोकसभा सीट नहीं बढ़ा, जनगणना का इंतजार नहीं किया गया, 2026 तक तो हो ही जाना था। कई सारी बातें उन्होंने एक साथ कही है। अगर आप जवाब देना चाहें तो सभी सवालों का आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा है कि माननीय चंपक कलिता जी और अपूर्व भट्टाचार्य जी की बातें मैंने सुनी। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, यह पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये ड्राफ्ट बनाया गया है, जो डिलिमिटेशन 2007 से पेंडिंग आ रहा है। और ये कहना कि भाई बहुत जल्दीबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर 2026 के पहले अगर इस डिलिमिटेशंस को अगर हम 2001 के वोटर तालिका के आधार पे अगर कर भी रहे हैं तो उससे नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि 2026 में या 2026 के बाद में जो भी डिलिमिटेशन होगा, स्वाभाविक रूप से उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए, चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए यह एक्सरसाइज हम समझते हैं कि एक कामयाब एक्सरसाइज होगा। अब रही बात व्यक्तिगत कुछ लोगों की बात, जैसे उन्होंने कुछ नाम गिनाए, कुछ पार्टियों के नाम गिनाए। स्वाभाविक रूप से ये आप मान के चलिए कि जब भी डिलिमिटेशन होता है तो उसके दो ही मुद्दे प्रभावशाली होते हैं, दो फैक्टर है, एक जियोग्राफी, एक डेमोग्राफी। एक जनसंख्या के आधार पे और दूसरा भौगोलिक स्थिति के आधार पे डिलिमिटेशन करते हैं, उससे सुविधा होती है। अब इस दोनों बातों को अगर नज़रअंदाज करके हम ये बात कहें असम को हम बांट दें, ऊपरी असम, निचला असम, इस तरीके से असम को इस तरीके से खंड विखंड करने की बात सोचना भी मैं सोचता हूँ कि असंवैधानिक है और ये मर्यादित शब्द नहीं है। हमारा आसाम एक है, उसमें जो लोग भी रहते हैं, नागरिक जो रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए डिलिमिटेशन किया गया है। अब जहां आवश्यकता है वहां आज एससी सीटें 8 थीं, एक बढ़ा दी गई 9, आज 16 थे हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें, उसको 19 किया गया। अब कहीं कहीं ब्लॉक की जो बात अपूर्व भट्टाचार्य जी ने कही, स्वाभाविक रूप से एक ब्लॉक के पार्ट भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है। जब उसके ज्योग्राफी को हम देखेंगे, जनसंख्या को देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कुछ इधर होगा, कुछ उधर होगा। अब अगर एक हमारा डिलिमिटेशन होने के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है,
तो उस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है, और इंडिपेंडेंट भी व्यक्ति चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी राजनीतिक दल की मान्यता है, राजनीतिक दल अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो जनता जहां भी रहे, जिस ब्लॉक में भी रहे, जिस समष्टि में भी रहे, उसको वोट वो देगा, 101% वोट देगा और वो विजयी होगा। यहाँ किसी डिलिमिटेशन की वजह से कोई व्यक्ति हार जाए, कोई व्यक्ति जीत जाए, या आसाम के किसी जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पे ये जो है इलेक्शन कमीशन या संवैधानिक संस्थाएं या हमारा पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं इस बात की इजाज़त नहीं है और न इजाज़त देता है कि हम किसी धर्म, संप्रदाय, भाषा के नाम पे जो है हम डिलिमिटेशन करें, या हम जो चुनाव में जाएं तो हम ये आवाज़ बुलंद करें कि नहीं भाई हम इस कम्युनिटी के, हम इस कम्युनिटी के, हम उस कम्युनिटी के। कम्युनिटी वाइज कोई वोट नहीं देता है। वोट देने का अधिकार जनता को उनके कामों पे, राजनीतिक दल के अच्छे कार्य और उस चुनाव में जो अवतरित होगा, वो जो कैंडिडेट होगा, उसके आधार पे ही जनता उसको चूज करेगी। जो जी ठीक है विजय जी, ठीक है, आपका जवाब आ गया। रविशंकर रवि के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। असम में परिसीमन होने जा रहा है और इससे पहले एक ड्राफ्ट मसौदा जो है वो तैयार किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। रविशंकर रवि जी, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस पर चुनाव आयोग की टीम एक बार फिर जुलाई महीने में असम का दौरा करेगी और फिर लोगों से विचार विमर्श करेगी। क्या आपको लगता है कि ये जो इसमें जो सीटों को इधर उधर किया गया है, थोड़ा सा जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, वो पूरी प्रक्रिया के तहत किए गए हैं, जैसा कि चुनाव आयोग की इस नोटिस में जो निकाला गया है इसमें पूरी तरह से लिखा गया है? या जो ये आरोप लगा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टी कि इसको थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए था, 2026 तक का इंतज़ार क्यों नहीं किए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या वाकई में इसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, राजनीतिक दल हैं और उनकी अपनी समझ और सोच है, लेकिन 2026 में ये ड्यू है पूरे देश के स्तर पर, वह तो ठीक है। लेकिन ये जो असम में जो परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह प्रक्रिया तो देश के अन्य हिस्सों में पहले ही पूरी हो चुकी है। असम में विभिन्न राजनीतिक कारणों से परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में पहले से ही परिसीमन हो चुका है। अब चूँकि ये राज्य सरकार को ये लगता है कि परिसीमन जो ड्यू था उसको पूरा कर लिया जाए, इसलिए राज्य सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी। अब उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो अपनी जगह है। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो शुक्रवार को संभवतः उनका एक बयान मैंने देखा कि जो काम एनआरसी नहीं कर सका, जो काम असम एकॉर्ड नहीं कर सका, वह परिसीमन ने कर दिया है। तो मुख्यमंत्री की परिसीमन के बारे में क्या सोच है, वो मुख्यमंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। और जो भी सरकार सत्ता में रहती है, निश्चित रूप से जब परिसीमन किया जाता है, जब क्षेत्रों का वर्गीकरण नए सिरे से किया जाता है, तो वह सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वो उसका अपना राजनीतिक स्वार्थ भी होता है और उसके तहत वो चाहती है कि सीटों का वर्गीकरण इस तरह से हो। इसके पहले भी देश में परिसीमन हुए हैं और जो भी सत्ताधारी दल रहा है, क्योंकि जो मिशनरीज होती हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी एक सहभागिता रहती है। अंतिम निर्णय भारतीय चुनाव आयोग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अंतिम निर्णय अभी भी भारतीय चुनाव आयोग को ही करना है। यह राज्य सरकार चाहे भी या मुख्यमंत्री चाहे तो वह इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं। संविधान के तहत जो प्रक्रिया है वो यही है जी। तो निश्चित रूप से जो जिस ढंग से जो ड्राफ्ट परिसीमन में जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो निश्चित रूप से
कुछ राजनीतिक क्षेत्रों दलों का जो प्रभाव है वो खंडित हुआ है, सिमटा है, कुछ क्षेत्रों में सिकुड़ गया है। और यह जो बार बार बात आ रही है और बयान भी आ रहे हैं, आशू का भी बयान आया कि जो मूल जो निवासी हैं असम के, उनके राजनीतिक हितों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। और यह जो ड्राफ्ट परिसीमन है उसमें इस बात का संकेत स्पष्ट रूप से दिखता है और मुख्यमंत्री का बयान उस बात को अंडरलाइन करता है। अब रही प्रोसेस की बात, या 2026 में, निश्चित रूप से 2026 में भी परिसीमन की प्रक्रिया होगी और तब असम में सीटें बढ़ेंगी। और अब स्वाभाविक है कि अब मुख्यमंत्री के भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से भी कुछ इलाके कटे हैं, कुछ इलाके नए जोड़े गए हैं और क्षेत्र का नाम भी बदला है। तो अलग अलग जगहों पर, गुवाहाटी में ही ईस्ट गुवाहाटी ख़त्म हो गया है, आमगुड़ी ख़त्म हो गया है, उसकी जगह नए क्षेत्र, लेकिन इलाका वही है, कुछ नए इलाके उसमें जुड़े हैं और कुछ घटे हैं। तो लोअर असम में खास करके धुबड़ी और बरपेटा में जिस ढंग से ड्राफ्ट परिसीमन किया गया है, तो निश्चित रूप से उससे कुछ राजनीतिक दलों का जो अपना राजनीतिक स्वार्थ है, मैं व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वह हो सकता है कि उससे प्रभावित हो। तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रक्रिया है और अभी तो चुनाव आयोग को अंतिम निर्णय लेना है। फिर कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कानून की लड़ाई लड़ेंगे, तो यह एक लंबी प्रक्रिया है। अब यह देखने वाली बात है कि अगले लोकसभा के चुनाव के पहले फाइनल परिसीमन की प्रक्रिया फाइनल हो पाती है या नहीं होती है, उसके बाद की स्थिति का पता चलेगा। जी चंपक जी, इसमें एससी और एसटी को लेकर जो सीटें आरक्षित की गई है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। अगर इसके द्वारा अगर एससी एसटी की सीटें बढ़ी हैं और एससी एसटी समुदाय को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो इस पर आपकी राय क्या होगी? अगर ये मौका मिलता है तो लोगों के लिए भी अच्छा है, उम्मीदवारों के लिए भी अच्छा है, आपकी पार्टी भी इस बात को स्वीकार करेगी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो पिछले तबका है, एससी हो एसटी हो, इन सबों को आगे लेके आना है। और अभी अगर आप साक्षर कमीशन को आप देखें, उन्होंने तो ये तक कहा कि हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियत एससी और एसटी से भी बुरा हाल है। और ये जो परिसीमन है इसमें जो हम लोग को दिखाई देता है, ऐसा तासुरात जा रहा है कि यहाँ टारगेट किया गया मजहबी अक़लियत को, कि मजहबी अक़लियत का नुमाइंदगी जितना कम हो सके इतना कम किया जाए। तो चिंता का विषय ये है। तो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये लोगों को, तो पिछले तबके को ऊपर लेके आने के लिए जो बाबा भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने जो व्यवस्था संविधान में किया है, इसको एआईयूडीएफ हमेशा तस्लीम करती है। और यही हम लोग का कहना है कि एससी एससी मजहबी अक़लियत, उन लोग का पॉलिटिकल राइट, उन लोग का फाइनेंशियल राइट, उनका सोशल राइट, इनको ऊपर लेके आना है। लेकिन ये जो परिसीमन का जो ड्राफ्ट आया है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ मजहबी अक़लियतों का टारगेट किया गया है, उनका नुमाइंदगी कम करने के लिए। और बाकी कोई पॉलिटिकल सियासी तंजीम का स्वार्थ नहीं है यहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई कंस्टिट्यूएंसी कम हो जाती है तो उस एरिया का डेवलपमेंट का फंड कम हो जाता है, उनका नुमाइंदगी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ है, क्योंकि आज कोई जीतेगा कल कोई जीतेगा अलग बात है, लेकिन ये जो परिसीमन है, जो हल्का बंदी है और जो आदमशुमारी के बेस पे हो रहा है, तो ये एक परमानेंट चीज़ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो निर्वाचन चुनाव आयोग था इंडिया का, अब ये ड्राफ्ट के बाद चुनाव आयोग का जो पोजीशन है ये बहुत हल्का हो गया है। और ये दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव आयोग एक इदारे का तरह काम नहीं करके एक सियासी तंजीम, कुछ सियासी शख्सों को खुश रखने के लिए ये किया है। यही चिंता एआईयूडीएफ का है, यही चिंता हम पहले से करके आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर बड़ी चिंता कोई करता, हिंदुस्तान का चिंता करता, असम का चिंता करता, तो ये 26 में
ऑल इंडिया में जो होता उसके लिए रुका जाता, क्योंकि तब असम में भी आपका नई हल्का बढ़ती, कंस्टिट्यूएंसी बढ़ जाती। लेकिन अब ये भी हो सकता है कल कोई भी बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, अब कोई भी सरकारी अफसर ये नहीं कह रहा है कि जो इंडिया में जो 26 में होगा और असम में फिर होगा, ये चीज़ कोई नहीं कह रहा। इसीलिए हम लोग को शंका है कि आगे चल के कहीं 24 में हो गया, 23 में हो गया, इसलिए अगर 26 में हम लोग का नई परिसीमन ना हुआ तो असम के जनता को बहुत 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 बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको एक बात का ये डर है और शंका है कि 26 में हो या ना हो, क्या पता, आपको लगता नहीं है कि अगर आज हो गया डिलिमिटेशन तो 26 में होगा कि नहीं, ये डर आपका है। इस पर थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुकते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। अब हम चलेंगे कांग्रेस पार्टी नेता अपूर्व भट्टाचार्य के पास। अपूर्व जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है, भूपेंद्र बोरा ने कहा है कि वो जाएंगे, अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला लंबित है तो इससे पहले ये जो एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी। अब आपकी क्या राय होगी? आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपके साथ जो भी 12 दल हैं उनके साथ मिलकर एक बार फिर आप अदालत का रुख करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से इस पर रोक होनी चाहिए? आप क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, जो मेरा पार्टी के अध्यक्ष ने आपके सामने बयान रखा है कि हमें आम जनता की सुख और दुख दोनों बात पर ध्यान देना है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के मुताबिक जिस दिन सन 2007 में ये आशू कहे, ये भाजपा कहे, कई भी संगठन ने जब इसको विरोध किया था तब हमने इसके खिलाफ नहीं गया। लेकिन आज हमारी बात है, जब असम के 2 वरिष्ठ व्यक्ति ने हमारी सुप्रीम कोर्ट पर एक लेखानुदान रखा है, तब उस पर हमारे चुनाव आयोग को ध्यान देना जरूरी है। और दूसरा बात है, विजय गुप्ता जी ने कहा कुछ तो होता ही है, ये तो मैं भी मान के चलता हूं। जब एक डिलिमिटेशन होता है तब तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही, लेकिन ये किसी तरफ का बदलावा है। जो जोरहाट समष्टि के हमारे एयरपोर्ट रोडोया के नजदीक 1 किलोमीटर दूर के गांव को ले जाकर टियक से जोड़ा गया, तीताबर के कुछ इलाका को आन के जोड़ा गया। आज अमगुरी जैसा एक खिलंजिया लोगों की और मित्र दल की विधायक जहां पर है, उस समष्टि को तोड़ फोड़ देना, ये किस विचारधारा है? ये कोई विचारधारा नहीं है अपूर्व जी, विचारधारा नहीं है। चुनाव आयोग की टीम ने बारीकी से इसका अध्ययन किया और जो भी चुनाव ये दिखावा है, ये कहने की बात है कि चुनाव आयोग ने ये पूरे हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व पर बने हैं। और नहीं होने से हिमंत विश्व शर्मा कैसे कहते हैं कि आने वाले 30 साल असम के लोगों को डरने वाला नहीं है? अरे कौन किसका डराने से कहा है? असम में इतना मुसलमान नहीं है कि जो कल आने वाले समय मुख्यमंत्री बन सकता है। अरे पहले तो हिमंत जी, आपने जिससे डरते हैं इसीलिए आपने रंजीत दत्त को, सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी को, रंजीत दास को, परिमल सुब्रमण्यम को, क्यों उनकी समस्या आपने हटा दिया? लेकिन ये जो खिलंजिया और हिंदू की प्रवक्ता है, अपूर्व मान लिया कांग्रेस की समस्या आपने। अपूर्व जी, ठीक है, आपको लगता है कि ये जो ड्राफ्ट जो है ये आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इसकी बारीकी से इसका अध्ययन किया गया है, सभी जिलों के छोटे छोटे गाँव के सभी जगहों के रिकॉर्ड लिए गए हैं उसमें। जी, ये भाजपा की सरकार के प्रवक्ता इतना जोर से चिल्ला रहा है,
कि हमने 2 समष्टि एसटी बना दिया। अरे भैया, हम भी मूर्ख नहीं है। कोकराझार में कब बिना एसटी चुनाव लड़े थे? डिफू में कब बिना एसटी चुनाव लड़े थे? तो ये सब बकबक करना ठीक नहीं है। पहला बात बताइए कि कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहेगा? ये रोंगा नदी एक समष्टि बनाया गया जहां पर एक भी ब्लॉक नहीं है। अरे मान लिया ठीक है, आप बिलासीपारा को लेकर आपने जाकर 4.5 किलोमीटर घंटा दूरिया आपने मान कतार के साथ लगा देगा, ये कैसा बात है? और दूसरा बात है, आपने सेंगा को लेकर आपने धुबरी संसदीय समष्टि में लगा दिया कि बदर भाई आप जीत जाओ। ऐसा क्या बात है? आपने जो कदम उठाया है वो कदम असम के ना अहूम के स्वार्थ में किया चुनाव है, आयोग ने ना मोरान मोटोकिया के स्वार्थ में किया है। कोई भी खिलंजिया जाति जनगोष्ठी के लिए आपने ये नहीं किया है। कल मैंने जब शिवसागर इलाका में दौरा करा था तब हमारे कोई भी नई पीढ़ियों के मिसिंग भाइयों ने मुझसे कहा कि सर ये सरकार की एक षड्यंत्र है, हम मिसिंग के आने वाले ये पूरे पीढ़ियों को खत्म, राजनीति से खत्म कर देने का ये प्रयास है। 2 नेता को बना दिया, अपना समष्टि सुरक्षित कर दिया, बस हो गया। असम गण परिषद जिसकी गोद पर बैठ के आज भाजपा सरकार बनाया है, वही मित्र दल असम गण परिषद को खत्म कर दिया इस ड्राफ्ट में। यही तो राजनीति है जी। दूध का ठीक दूध है। पानी का पानी हो जाएगा। हम डरने वाला नहीं है कांग्रेस, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है उसी समय से हमने कई तूफान देखा है। अंग्रेज को भय नहीं किया तो और भाजपा की ये नीति को कैसे डरूंगा? जी, आपकी लड़ाई जारी रहेगी। आप इसके लिए सीधा सीधा आरोप भाजपा पर हाँ, लगा रहे जरूर। हैं। जी, हम आप जनता के साथ है जी, या जरूरत हो सड़क पर खड़े होंगे, नहीं तो हम कानून के दर्जा पर पहुंचेंगे। जी। विजय गुप्ता जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर में एक संविधान है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। जिस डिलिमिटेशन को 11 दल और 77 संगठन इलेक्शन कमीशन के साथ में बैठ कर के बात करता है और उसके आधार पे डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है, और इस तरह की बात अगर हो रही है कि कांग्रेस किसी से भय नहीं खाती है, सवाल यह है कि कांग्रेस को भय खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ड्राफ्ट में कहीं कुछ लगता है, अपनी बात को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रख सकते हैं, और उसके अंदर में अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश अगर कहीं कोई है तो उसको करवाना चाहिए। ये नहीं कह करके आप मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं और इस ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे लगता है कि यह पूरा देश यह प्रदेश जो है कोई एक व्यक्ति ही चला रहा है। यह कहना सरासर नाजायज़ है और मैं कहता हूँ यह असंवैधानिक है, जायज़ नहीं है, और मर्यादा विहीन बातें करके आप जो है राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। आज जनता जनार्दन, स्वाभाविक रूप से ये कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, जनता नहीं चिल्ला रही है, जनता जानती है, जनता को विश्वास है, जनता को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक संस्थाओं को और लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखेगी। जो काम 2007 में नहीं कर पाए, आज हम 15 साल के बाद करने तो जा रहे हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए थी। आप जो कुछ भी आया है उसके आधार पे आप चुनाव के मैदान में आओ और अपनी आस्था और विश्वास के बल पे, जनता की आस्था और विश्वास पर के आप जीत के आओ। फिर 2024 में अगर 26 में डिलिमिटेशन होता है तो आप जो है जैसा भी अगर आप चाहेंगे वैसा भी हो सकता है। सवाल पैदा ये होता है कि आप धीरज रखिए और विश्वास रखिए और उसके बाद से चुनाव में जाइए, जनता के बीच में जाकर के काम कीजिए। ये डिलिमिटेशन को लेकर के इतना हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो बहुत ही सोच के समझ के बारीकी से किया है। विजय जी, वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो आपको समर्थन देने वाली पार्टी एजीपी है, उनको भी आपने नाराज कर दिया, आपने नाराज कर दिया है, चुनाव आयोग ने नाराज कर दिया है।
नहीं देखिए, हमने तो नाराज, हम तो किसी को नाराज करते ही नहीं, लेकिन लोग अनावश्यक नाराज हो जाते हैं। अब हम थोड़ा ना जो है अपूर्व भट्टाचार्य जी को नाराज करना चाहते हैं, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं। हमारा कहना इतना ही है कि एजीपी को हमने नाराज कहीं नहीं किया है। अब वो दो कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, आमगुरी की बात कर रहे हैं, पश्चिम गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। पश्चिम गुवाहाटी की जनता जो है जहाँ पे थी वो कुछ जो है कुछ इधर चली जाएगी, कुछ दिसपुर में चली गई, और उधर आमगुरी का जो है कुछ नाजराम चली जाएगी। तो इधर से उधर हुआ है, नामनिक्लेचर बदला हुआ है। जनता उठ के कहीं चली नहीं गई है, उसका अधिकार नहीं छीना गया है। हमारे एक एक जनता जनार्दन का जो अधिकार है वो अधिकार सुरक्षित है। वो वोट देंगे, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी दल होगा, उसको निश्चित रूप से जनता समर्थन करेगी। रवि जी, उनके अच्छे रवि जी, इसमें इस ड्राफ्ट में ऐसा कहा गया है कि जैसे 4 जो जनरल कैटेगरी के क्षेत्र हैं उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है, और इसी तरह जो बोडोलैंड क्षेत्र है उसमें 3 क्षेत्र को उसमें जी अपूर्व जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी जी। मेरा छोटा सा, हम घबराहट नहीं है जी। मैंने भी असम के माननीय मुख्यमंत्री को इस तरफ का टिप्पणी मैंने नहीं किया है। क्या आपकी मंत्री पीयूष हजारिका ने हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा को इसको समर्थन नहीं करने के वजह से बदन कहा? ये संवैधानिक है? आपकी एक संसद ने भूपेंद्र बोरा जी को गणशत्रु कहा कि ये वैध है, संवैधानिक है? इसको विरोध करना विरोधी पार्टी का काम है। डर के क्या होगा? लेकिन आपने जो कहते हैं हमारे, आप देरगांव के बाद भूल गए हैं। ये जो हुआ है, ये होने के आपने बता रहे चुनाव आयोग ने किया है। भैया, आप लोगों से तो ज्यादा दिन हम लोग सत्ता पे थे। थोड़ा कुछ हमें भी तो सत्ता कैसे चलते हैं और कानून कैसे आगे बढ़ता है, कानून का रखवाला कौन है, ये आप और हम भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है अपूर्व जी। होम डिपार्टमेंट कांग्रेस जो है संविधान को हाथ में रखती थी, विजय जी थोड़ा कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को हाथ में रखती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ाती थी, लोकतंत्र की जो हत्या करती थी। विजय जी और अपूर्व जी थोड़ा सा रुकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी। इसीलिए आज का ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं डिलिमिटेशन के ऊपर में, जिसका ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने तैयार किया है और उस पर जुलाई महीने में चुनाव आयोग की टीम विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके अंतिम फैसला लेगी। और रविशंकर, अभी आपके पास आते हैं, इस पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 4 जो असेंबली सीट है उसे जनरल से रिजर्व कैटेगरी में ले जाया गया है, और इसी तरह से 3 जो सीट हैं वो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में ले जाया गया है। इस तरह के जो फैसले हैं, इससे किस तरह का जो भौगोलिक जो दृश्य है वो बदलेगा और राजनीतिक रूप से किसको लाभ मिलना है? देखिए, यह लाभ ये सीधी जो दिख रहा है वो बोडोलैंड की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो बीपीपीएल हैं, या फिर बीपीएफ है और यूपीपीएल यूपीपीएल और बोडो पीपल्स पार्टी। तो स्वाभाविक है। और देखिए, वहाँ पर जो इस तरह से समीकरण बनाया गया है कि जैसे ही सीट को आप एसटी कर देते हैं तो चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग वहाँ पर हों, वहाँ पर कैंडिडेट एसटी ही होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर आप वो देख लीजिए दरंग ज़िले का जो पैटर्न है वोटर्स का, तो उसका लाभ किसको होगा। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई जो दल है उसका उनको वहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि एसटी में फिर कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सकता है किसी भी तरह से। दूसरी बात यह है कि ये जो अजमल जी का जो कंसर्न है वो स्वाभाविक है। जिस ढंग से वहाँ पर सीटों का क्षेत्र का बंटवारा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके को काट कर दूसरे इलाके में जोड़ा गया है, तो उसके पीछे की मंशा साफ है कि
इस ढंग से उस समष्टि को बनाया जाए तो एक धर्म विशेष के, खास करके AIUDF का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको सीमित किया जा सके। और शायद इसीलिए कांग्रेस को धुबरी डिस्ट्रिक्ट में या धुबरी लोकसभा क्षेत्र में अपनी संभावना ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, जैसा कि अखबार में नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे भी रिपोर्ट दिखती है। तो ये जो पूरा का पूरा देखिए, इस पर आप चाहे जितना डिबेट कर लें, जो राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहें, और स्वाभाविक है कि उनका जो कंसर्न है, क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है वो बिना विपक्षी दलों के हो ही नहीं सकता है। अगर सिर्फ एक दल का राज होगा तो वो एक तरह से वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होगा। तो अलग अलग दलों का कंसर्न है, अलग अलग दलों की चिंताएं हैं और उन्हें भी खारिज नहीं किया जा सकता है जी। लेकिन निश्चित रूप से मैंने इसीलिए सारी बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री के उस बयान को पहले अंडरलाइन कर दिया था, और मुख्यमंत्री के इस बयान की खिड़की से आप अंदर झांक कर देखिए तो इस परिसीमन के पीछे का जो मकसद है वह बिल्कुल साफ है। जी, अब आपने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो काम NRC और जो दूसरी हैं असम अकॉर्ड नहीं कर सका वो काम इसके जरिए हो पाएगा, परिसीमन के जरिए। और उसके पीछे वही है कि मूल नागरिक के हितों, राजनीतिक हितों की रक्षा। जी, चंपा कलिता जी, आपके जो मुखिया हैं बदरुद्दीन अजमल, वो ये कहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इससे किसी का लाभ या नुकसान हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें ज़्यादा मिलेंगी। आप इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस किस तरह से इससे 10 सीटें ज़्यादा फायदे में? थोड़ा सा आपकी आवाज़ कम आ रही है, फिर भी मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ, आपने पहले एक जिक्र किया कि चुनाव आयोग ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। जी, तो इसमें लिखा हुआ है ना, अध्ययन करने का अगर ये रिजल्ट है तो चुनाव आयोग की जो सलाहियत है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लग गया है। चंपक जी, मैं ये चुनाव आयोग का जो ये प्रेस नोट है इसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ और ये आपके पास भी होगा, इसी में लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का अगर बारीकी से अध्ययन का रिजल्ट ये ड्राफ्ट है तो चुनाव आयोग का जो सलाहियत है उसका ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लग गया है। और दूसरी बात, मैं विजय गुप्ता जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से ये ड्राफ्ट आया है बीजेपी की कोई भी लीडर, कोई भी प्रवक्ता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आज विजय गुप्ता जी बहुत ही संयमित और संतुलित बात कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के लीडरान जो कह रहे हैं तो ऐसा तासुरात जाती है कि आसाम में कोई बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, किसी को बचाने की, किसी को दबाने की, और इसकी क़यादत कर रहे हैं चुनाव आयोग, जो एक आईनी इदारा है और जो एक जमहूरियत के लिए बदकिस्मती का बाइस बना है। यही मैं कहना चाहूँगा कि ये तासुरात जा रहा है जो NRC नहीं कर पा रहा है, जो असम अकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, लोग ये परिसीमन कर दिया, और जो एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जो बीजेपी के जो लीडरान जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो इससे ये लगता है कि कोई तहरीक चल रही है और तहरीक की क़यादत चुनाव आयोग कर रहा है और ये जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है। और मैं चाहूँगा कि जमहूरियत के लिए किसी भी चीज़ के बदकिस्मती का बाइस चुनाव आयोग ना बने, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती है कि चुनाव आयोग बनने जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग तो कभी आपके फेवर में भी हो जाता है जब चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं, कांग्रेस के फेवर में भी हो जाता है जब कांग्रेस के फेवर में जाती है। तो चुनाव आयोग पर कभी कभी आप सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जब आप देखिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराते हैं, ठीक है, लेकिन ये परिसीमन है, ये भी काम चुनाव आयोग का ही है ना। 50 साल बाद हो रहे हैं जी, ये 50 साल बाद ये परिसीमन हो रहा है, ये छोटी चीज नहीं है। इसमें तो देखिए, आप अपूर्व जी से एक क्वेश्चन पूछिएगा मेरी ओर से कि ये एक डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव आयोग को ये काम दिया गया, ये किस सरकार ने दिया, किस जो कौन सा तंजीम हुकूमत में था कि ये चुनाव आयोग को ये पावर दिया गया, जो एक चुनाव कमीशन, जो एक डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए था। ये मुझे ठीक से नहीं मालूम। अपूर्व से थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप पूछिएगा कि ये पावर चुनाव आयोग को किसने दिया। जी,
ये सवाल तो हम नहीं कर सकते चंपक जी, आपने कर ही दिया है तो वो सुन लिए होंगे, उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे एक छोटा सा था, जब आपके पार्टी के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि 10 सीटें कांग्रेस को लाभ होगा इस परिसीमन के ड्राफ्ट से जो मसौदा तैयार किया गया है। अब यही सवाल मैं अपूर्व जी से भी पूछ लेता हूं कि आपको किस हिसाब से 10 सीटों का लाभ होने जा रहा है? देखिए, पहला बात है कि हमने तो कहा, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा, ना हेमंत जी रोएंगे ना कांग्रेस रोएंगे, लेकिन रोना तो है आरएसएस और भाजपा को, ये उनके मुखिया को, क्योंकि ये पूरे दिखावा दो चीज है। जैसे हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने का और एक दिखाने का, तो ये भी ऐसे ही चल रहा है। ये आईडीएफ के बारे में जहां पर असम, और देखिए, हम तो एडीएफ के साथ हमारे कोई तालमेल नहीं है जी। ये तो कल पटना की मीटिंग से आपको ये सूचना मिल गया है। अभी हम जनता की साथ लेकर चलेंगे, हम ना किसी धर्म पर नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं कि हम गणतंत्र और संविधान को हमने रखने की प्रयास किया है और असम के जितने जाति जनजाति है उनकी अधिकार के लिए ये जो डिलिमिटेशन है, तो 7 साल हो गया असम के 6 जनजाति को जो अनुसूचित जनजाति बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? असम के ये जो इंडिजिनस लोगों को सुरक्षा के लिए जो हमारे माननीय न्यायाधीश विप्लव शर्मा की एक कमीशन बनाया गया था, उसका क्या हुआ? और आप कहते हो डिलिमिटेशन हो गया, आने वाले 30 साल तक बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं, लंबित है, और इसी बीच में परिसीमन और डिलिमिटेशन का मसौदा तैयार हो गया है और इस पर आगे भी बढ़ा जा रहा है। चंपा कलिता, आप कुछ कहना चाहते हैं? संक्षिप्त में आप कहिए, समय नहीं है। नहीं, मैं ठीक से सुना नहीं, लेकिन मैं एक बात मैं जितना सुन पाया हूँ, अगर अपूर्व भट्टाचार्य जी एआईयूडीएफ के लिए कुछ बोल रहे हैं कुछ, तो मैं ये भट्टाचार्य जी को या कांग्रेस को कहना चाहूँगा, अगर कुछ बड़ी गठबंधन नहीं बनी, अगर कांग्रेस के साथ और उसमें एआईयूडीएफ भी ना हो, कांग्रेस भी ना हो, ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो 2024 में कांग्रेस असम में अपना खाता में एक 0 अभी से लिख ले। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि आप जो अपोजिशन है पटना में, अब आप नहीं गए थे तो उस पर वो कुछ उन्होंने टिप्पणी की। चलिए ठीक है, हमारे पास समय नहीं है और आप दोनों की बातें जो हैं हम समझ पा रहे हैं कि आप, विजय गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपकी रहेगी, अब इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो अंत में ही कहना चाहूँगा कि लाभ हानि डिलिमिटेशन से कुछ नहीं होने का है। बहुत लाभ हानि जब होगा, मतदाता का जो है मूड किधर है, मतदाता जो वोटर्स है उसका मूड जो है आज के दिन में निर्धारित नहीं होगा। जब चुनाव होंगे स्वाभाविक रूप से मतदाता किधर जाता है, और मतदाता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए आपका संगठन कितना मजबूत है, आपके जो है आपकी प्रक्रिया कैसी है, आपका जो है काम करने का तरीका क्या है, आप शासन के बारे में क्या सोचते हैं, संविधान के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं। और स्वाभाविक रूप से एससी और एसटी जो दलित है, पीड़ित है, वांछित है, शोषित है, लांछित है, उसके उन्नयन के बारे में हमारी सरकार और हमारा दल प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में आप इसको देखेंगे कि जनता का जो विश्वास और प्रेम है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। अन्य दल भी अगर चाहें तो जनता में विश्वास पैदा करने के लिए वो कार्रवाई करें। डिलिमिटेशन पे बवाल करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने का। जी, तो अब आगे बढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन जो विजय गुप्ता ने बातें कही वो हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनको वो अच्छी ना लगे, क्योंकि विजय गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि वो चुनाव में जाएं और वहां जीत कर दिखाएं, और इस तरह से डिलिमिटेशन का कोई किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, जनता चुनेगी। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा और आप सबको धन्यवाद करना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।